हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है। अपन लोग हीगल अपना अपना प्रेजेंट में हीगल चल रहा है। चलो हीगल के आज एग्जाम ओरिएंटेड कुछ पॉइंट लेके आए जो एग्जाम में आते हैं। चलिए चलते हैं, उनको देखते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, ठीक है। हीगल आदर्शवाद का शिखर। हीगल ने कहा कि सत्य कोई स्थिर चीज़ नहीं है बल्कि विकास की प्रक्रिया है। उन्होंने विचार आइडिया को वास्तविकता या रियलिटी माना है। हीगल ने कहा सत्य कोई स्थिर चीज़ नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस में होने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा है जो तर्क संगत है वही वास्तविक है, यानी जो उसमें नैतिकता के सोचने से समझने से शक्ति है वही वास्तविक है। जो तर्क संगत है वही वास्तविक है, जो वास्तविक है वही तर्क संगत है। जी किसने कहा? हीगल ने। जी वाला पॉइंट हमने जो पीछे बताया है, जी वाला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जी वाला सारे लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तर्क ही तर्क संगत ही वास्तविकता है, वास्तविकता ही तर्क संगत है, ठीक है। द्वंद्वात्मक पद्धति का ऐतिहासिक उपयोग। हेगल की यह पद्धति केवल विचारों पर नहीं बल्कि इतिहास और समाज के विकास पर भी लागू होती है। उन्होंने इतिहास को एक तार्किक प्रक्रिया बताया है जहाँ हर युग पिछले युग का संशोधन देता है। उन्होंने इतिहास को एक तार्किक प्रक्रिया बताया है जहाँ हर युग पिछले युग का संशोधन देता है। इस विचार को आगे चलकर मार्क्स ने अपनाया है, लेकिन भौतिकवादी दृष्टि से मटेरियल बना दिया है। लेकिन उसे भौतिकवादी दृष्टि बना दिया है कार्ल मार्क्स ने। यानी हीगल ने भौतिकवादी दृष्टि को नहीं, विचार को भी बताया है कि विचार ही महत्वपूर्ण है। मार्क्स ने विचार को नहीं, भौतिकवादी दृष्टि को अपनाया है, ठीक है। यानी हीगल का है आदर्श, हीगल का आदर्शवाद द्वंद्वात्मक है और मार्क्स का भौतिक द्वंद्वात्मक है। आदर्श और भौतिक, ठीक है। फर्क समझ में आ रहा है? यदि आदर्शवाद पूछा जाता है तो हीगल, और भौतिकवाद पूछा जाता है द्वंद्वात्मक दोनों है, द्वंद्वाद, ठीक है। मार्क्स है भौतिकवादी और हीगल है आदर्शवादी। राज्य के 3 घटक बताए हैं हीगल ने। 3 एलिमेंट्स ऑफ एथिकल लाइफ। फैमिली, सिविल सोसाइटी, और स्टेट। ये 3 बताए हैं, 3 एलिमेंट्स बताए हैं राज्य के। किसने? हीगल ने। परिवार, नागरिक एंड सोशल सोसाइटी और स्टेट। प्रेम व एकता पर आधारित होता है परिवार। स्वार्थ आधारित होता है नागरिक सोशल सोसाइटी। और स्टेट क्या होता है? नैतिक और सार्वभौमिक एकता, ठीक है। चलते हैं। राज्य इन तीनों में सर्वोच्च है क्योंकि इन क्योंकि वही नैतिकता की पूर्णता है। इन तीनों से ऊपर बताया है राज्य को हीगल। इन तीनों से भी सर्वोच्च कौन है? नेक्स्ट है राज्य की प्रकृति, स्टेट ऑफ नेचर ऑफ स्टेट, द स्टेट। राज्य की नैतिक संस्था है, हीगल के अनुसार राइट है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिकता का उच्चतम रूप है, ये भी सही है। राज्य व्यक्ति से ऊपर है,
राज्य को सर्वोपरि बताया ही गल है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य के माध्यम से ही साकार होता है। राज्य को व्यक्ति से ऊपर बताया, लेकिन जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो राज्य के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ठीक है। राज्य का उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं बल्कि नैतिक जीवन की प्राप्ति है। राज्य जो सिविल सोसाइटी बनाई थी, जैसे सिविल सोसाइटी पहले फैमिली में रहेगा, बाद मनुष्य फिर सिविल सोसाइटी में आएगा, तब उसमें नैतिकता तर्कसंगत आ जाएगी, तो वो राज्य में चला जाएगा। राज्य का उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं है, उसमें नैतिक जीवन की प्राप्ति भी है, उसमें नैतिकता के गुण भी होने चाहिए। ठीक। और जो नैतिकता का गुण कहाँ से सीखता है मनुष्य? अपनी फैमिली से। स्वतंत्रता के भी 3 स्तर बताए हैं हीगल ने। हीगल ने स्वतंत्रता के ऐतिहासिक विकास के 3 चरण बताए हैं। युग स्वतंत्र कौन कौन था? उदाहरण: पूर्वी युग, यूनानी रोमन युग और आधुनिक युग। अब पूर्वी युग में एक व्यक्ति था स्वतंत्र, वो भी था राजा। ठीक है। आधुनिक युग में कुछ व्यक्ति हुए स्वतंत्र, जैसे दास व्यवस्था थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे दास व्यवस्था थी, तो दास ही लोग थे गुलाम, और बाकी उसके बाद पहले उसके बाद जो थे वो स्वतंत्र थे। और आधुनिक युग हीगल का युग था, उसमें लोकतांत्रिक राज्य, तो उसमें सभी लोगों को फ्रीडम मिली गई है। अगर आपको जी जो मैं बता रही हूँ ऐसे याद कर लोगे तो एमसीक्यू करना समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कैसे आ रहे हो, आपसे देखते ही तुरंत बनेंगे क्वेश्चन। आप यकीन नहीं मार रहे हैं तो अच्छे से क्लास समझ चलते हो, पिछली क्लास जो मैंने देखी दी है वो भी देखते चलिए, आपको यकीन हो जाएगा क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं अपने। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री हीगल के अनुसार इतिहास कोई संयोग नहीं बल्कि विचार का विकास क्रम है। यस, इतिहास में कोई संयोग से नहीं बना है। इतिहास जो पहले से चले आ रही विचार हैं, जो उनका विकास क्रम है। पहले विचार, फिर विचार, फिर कई विचारों को मिला मिला के जो इतिहास बना हुआ है आज जो आप लोग पढ़ रहे हैं, विचारों का क्रम तो एकदम से उत्पन्न तो हुआ नहीं है। पहले क्या हुआ, फिर वैसे सिर्फ जोड़ जोड़ के विकास बन गया, इसको विकास क्रम है विचारों का। यह आत्मा की स्वतंत्रता की प्राप्ति की यात्रा है। यस, यह आत्मा की स्वतंत्रता की प्राप्ति की यात्रा है। जब अपन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो अपन को जानकारी मिलती है, तो आत्मा को बताया क्योंकि वो आदर्शवाद है, नैतिक आत्मा की विश्वास की बात तो करता ही है हीगल। प्रत्येक युग स्वतंत्रता की चेतना को आगे बढ़ाता है। प्रत्येक युग स्वतंत्रता की चेतना को आगे बढ़ाता है। ठीक है। महत्वपूर्ण कोटेशन है जी हीगल का। विश्व इतिहास स्वतंत्रता की चेतना प्रकृति का, या किसका? अगर ये पूछा विश्व इतिहास स्वतंत्रता की चेतना की प्रकृति है, किसका? हीगल का है। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द प्रोसेस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम। ठीक है। विश्व इतिहास से स्वतंत्रता की चेतना की प्रकृति है। नेक्स्ट है हीगल का प्रभाव। किस किस पर हीगल का प्रभाव पड़ा है? मार्क्स की द्वंद्वात्मक मार्क्स हीगल की द्वंद्व पद्धति, मार्क्स ने हीगल की द्वंद्व पद्धति को अपनाया है, लेकिन उसे भौतिक रूप दिया है। इसने हीगल ने आदर्शवाद रूप दिया है और उसने मार्क्स ने भौतिक रूप दिया है। लेनिन, एंगल्स, नीचे सभी ने हीगल से प्रेरित होकर अपने दर्शन का विकसित किए हैं। राजनीतिक विचार हीगल के विचारों में राष्ट्रीयता और राज्य की सर्वोच्चता की सोच को जन्म दिया है। आलोचना हीगल की कौन की आलोचना पढ़ते हैं। हीगल राज्य व्यक्ति की सर्वोच्चता को सीमित करता है। हीगल का राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। सही, क्योंकि इसलिए सीमित करता है क्योंकि उसने राज्य को सर्वोच्च बताया है, ना कि व्यक्ति को, तो इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है उसमें। राज्य को ईश्वर की इच्छा बताता है, कहता है अत्यधिक यह इस राज्य को ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा कहना अत्यधिक अतार्किक है। यानी हीगल का कहना है कि जो राज्य का डेवलपमेंट या विकास हुआ है तो वो किसकी इच्छा से हुआ? ईश्वर की इच्छा से। नेक्स्ट है व्यवहारिक राजनीति में इसका कोई प्रत्यक्ष उपयोग नहीं होता है। रियलिटी में
जो हीगल की जो बातें आदर्शवादी बातें हैं, हीगल ही क्या आदर्शवाद की जो बातें हैं वो रियलिटी में व्यवहारिक जीवन में कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं होता है उनका, ठीक है। वो कहने में, पढ़ने में, सुनने में ही अच्छी लगती हैं। लोकतंत्र और अधिकारों की भावना को कमजोर करता है। चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं हीगल का। हीगल ने दर्शन और राजनीति दोनों में विचार को सर्वोच्च बताया। हीगल ने दर्शन में दर्शन और राजनीति दोनों में विचारों को सर्वोच्च बताया कि विचार ही उसके महत्वपूर्ण है, तो उसमें विचार को ही महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार राज्य वह संस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविकता, स्वतंत्रता, नैतिकता प्राप्त की थी। राज्य में ही व्यक्ति अपनी वास्तविक स्वतंत्रता और नैतिकता को प्राप्त करता है। हीगल का दर्शन आदर्शवाद, नैतिकता, स्वतंत्रता, द्वंद्वात्मक विकास पर आधारित एक पूर्ण दर्शन है, ठीक है। आदर्शवाद, नैतिकता और स्वतंत्रता और द्वंद्वात्मक विकास पर पूर्ण दर्शन है। चलिए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हम अपना हीगल कंप्लीट हो गया है, अब इसके PYQ MCQ लेके आएंगे, ठीक है। अपने एग्जाम पॉइंट से, शॉर्ट से, सब कुछ हमने इसमें बता दिया है। यदि आप जितनी भी क्लास मैंने गले करवाई है, जो अदर थिंकर करनी, सारी क्लास देख लें, फिर उसके बाद MCQ लगाएंगे, ज़रूर बनेंगे आपके क्वेश्चन। थैंक्स। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।